अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो किस चीज़ के ऊपर है? वो है फ़िज़िक्स पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो एमसीक्यूज़ में आ सकता है, वो है वेक्टर। और वेक्टर को भी हम क्लास की तरह डिस्कस नहीं करेंगे, इसके वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में या एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं। तो अब जैसा कि हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं वेक्टर की, कि वेक्टर डिफ़ाइन होता है किस तरह, कि एक वेक्टर किस तरह डिफ़ाइन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हम इस तरह उसी तरह वेक्टर को लिखकर और इन दो लाइनें लगा लेते हैं जिन्हें मॉडुलस कहते हैं। तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड जाहिर करता है और ये उसी तरह वही वेक्टर है, लेकिन इसके ऊपर एक उल्टी इस तरह से जो है तो हमने एक निशान डाल दिया है, एक सिंबल डाल दिया, इसको कैप कहते हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली वेक्टर है। अब हमारी बुक के अंदर जो डिफिशिएंसी है उसमें हमारे स्टूडेंट्स को, ख़ास करके वो स्टूडेंट जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो नहीं जानते कि हमारा वेक्टर जो है वो बुनियादी तौर पर जब स्पेस में लाई करता है, स्पेस से मुराद कि जब वो 3 डायमेंशन में लाई करता है, यानी कि x, y और z प्लेन में हमारा जब वेक्टर लाई करता है तो उसके 3 कंपोनेंट्स बनते हैं, ax, ay एंड az। और जो x कंपोनेंट है उसकी जो डायरेक्शन है उसको हम i से डिनोट करते हैं और y कंपोनेंट की डायरेक्शन को j से डिनोट करते हैं। आमतौर पे ये ज़रूरी नहीं है लेकिन ज़्यादातर केसेस में हम यूज़ करते हैं, और z डायरेक्शन को k से डिनोट करते हैं। अब ये तो वेक्टर हो गया, और अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो कैसे होगा? अंडर द स्क्वायर रूट, और जो i के साथ कोफिशिएंट है वो है ax, उसका स्क्वायर, j के साथ जो कोफिशिएंट है ay, उसका स्क्वायर, और k के साथ जो कोफिशिएंट है यानी az स्क्वायर, उससे हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये आती है कि a डॉट b से कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स से हमारे पास a वेक्टर है तो वो होगा axi, ayj एंड azk। इसी तरह b जो होगा वो bxi, byj एंड bzk होगा। अब a डॉट b इक्वल टू, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में इनका जो मल्टीप्लाई है वो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ करेंगे। तो अगर i को i के साथ करेंगे तो ax bx आ जाएगा, ay by आ जाएगा और az bz आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि i j k कहाँ चले गए हैं? तो याद रखें कि i डॉट i यानी i को i से जब ज़रब देंगे डॉट में तो वो हमारे पास 1 के बराबर आता है, j को j से और z को z से डॉट के साथ ज़रब देंगे। याद रखें कि जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पढ़ चुके हैं उन्हें पता होना चाहिए कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। i डॉट j और j डॉट i और z डॉट k डॉट i वगैरह, ये यानी डिफरेंट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। इसलिए अगर हम इसकी नॉर्मल मैथमेटिक्स के साथ भी सॉल्व करें तो बाकी जो कंपोनेंट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद जब हम क्रॉस का जो है क्रॉस की मैथमेटिक्स करते हैं तो क्रॉस की मैथमेटिक्स जो होती है वो हम मैट्रिसेस की मेथड से आसानी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जनरली हो नहीं सकता, लेकिन मैट्रिक्स की मेथड से ये आसानी से हो सकता है। और हो सकता है मैं अगले लेक्चर में आपको ये भी बता दूं कि आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जो है तो वो आम मेथड से भी कर सकते हैं। सिंपल आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका होगा। तो जिन लोगों को मैट्रिसेस की थोड़ी बहुत समझ है तो आपने लिख लेना है जो इसके कंपोनेंट्स हैं यानी i j k, और इनके वेक्टर्स लिख लेने हैं, और फिर आपने i और इसी तरह इसके कंपोनेंट्स, लेकिन ये मैट्रिसेस मेथड है, ये आपको सीखना पड़ेगा अलग से। उसके बाद ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इस वजह से मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट का इतना ज़्यादा सवाल ईटा टेस्ट में या एमडी कैट में नहीं पूछा जाता। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा क्या जाता है, हम उसकी तरफ आ जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोई वेक्टर दे देंगे और कहेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने मिसाल दी हुई है कि मेरे पास फोर्स एक वेक्टर है और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है 2i, 4j एंड 3k। मतलब ये है कि x की तरफ 2i है, y की तरफ 4 मैग्नीट्यूड है
और z की तरफ उसके 3 है, तो यानी 3 वैल्यू है, मैग्नीट्यूड 3 है। तो अब इसका जो मैग्नीट्यूड होगा तो हम i के साथ जो कोफिशिएंट यानी 2 का स्क्वायर, j के साथ जो कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर, 3 के साथ जो कोफिशिएंट है k के साथ जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर, अब इनके जो हम स्क्वायर लेंगे तो √29, यानी इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 29 आ जाएगा। इस तरह का सवाल आपसे ईटा टेस्ट में पूछा जा सकता है। कोई वेक्टर आपको दे दे और वो आपसे कहे कि इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लें। इसके अलावा आपसे कौन सा सवाल किया जा सकता है? आपसे सवाल किया जा सकता है, आपको 2 वेक्टर दे दी जाए और आपसे सवाल किया जाए कि इन 2 वेक्टर्स को जो है तो इनके दरमियान में एंगल बता दे। जैसे कि यहाँ पर मैंने मिसाल के तौर पर दिया हुआ है कि एक वेक्टर है a = i + j और दूसरा है j + k। तो याद रखें मेरी इस बात को कि जब भी आपको कोई दे कि a और b वेक्टर हैं और इनके दरमियान में एंगल फाइंड करना है तो आपने डॉट प्रोडक्ट यूज करना है। अब डॉट प्रोडक्ट जब यूज करेंगे, जैसा कि यहां पर मैंने किए हुए है लेकिन दोबारा मैं कर देता हूं, अब a.b = ab cos थीटा। अब ये जो है ना ये वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, तो a.b अगर हम i + j और j + k का डॉट प्रोडक्ट मालूम करते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि i का भी कोई साथी नहीं है और k का भी कोई नहीं है तो ये खत्म हो जाएंगे, सिर्फ j जाए, j के साथ 1 1, तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 1 आ जाएगा। अब उसके बाद हमने a और b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो a का जो मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि i + j है तो 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 1 + 1 आ जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2। इसी तरह अगर आप b का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो वो भी आपके पास आप देखेंगे √2 आ जाएगा। तो अब अगर हम इस फार्मूले में पुट करते हैं वैल्यूज को तो 1 = √2 cos थीटा। √2 हमारे पास 2 के बराबर आ जाता है, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अगर इस 2 को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो ये क्या आ जाता है, cos थीटा = 1/2। तो अगर मैं थीटा को इस तरफ छोड़ता हूँ और cos इनवर्स ले लेता हूँ 1/2, तो ये हमारे पास 60 डिग्री के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग जो है तो दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल फाइंड कर सकते हैं। और ये इस तरह के सवाल ईटा टेस्ट में, MD कैट और एंट्री टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। थैंक यू वेरी मच।